इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल बताया था, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन की थी। और उसी को हटाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन गलतियों को हटाने के लिए बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। इन्होंने अपना मॉडल 1913 में प्रपोज किया और इनका जो मॉडल था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड था। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन He पॉजिटिव और Li पॉजिटिव। इन्होंने अपने मॉडल में हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम का इश्यू आ रहा था, जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था रदरफोर्ड के मॉडल में, इन्होंने उसको भी ओवरकम, उसको भी इन्होंने सही करने की कोशिश की और काफी हद तक इनको सक्सेस भी की। इसके बाद इनका जो मॉडल था बहुत कुछ रदरफोर्ड के मॉडल से मिल रहा था, लेकिन वहां पर थोड़ी सी डिफरेंसेस थे। फॉर एग्जाम्पल इनके अकॉर्डिंग एटम का सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होता है। इसके अलावा सारा का सारा मास भी न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं उनका सर्टेन पाथ होता है और इन सर्टेन पाथ को कहा गया ऑर्बिट, या फिर इनको शेल भी कहते हैं, शेल या ऑर्बिट कहते हैं। और इनमें सर्टेन अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निश्चित दूरी पर घूमते रहते हैं और ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस वही है जहां पर इनका अट्रैक्टिव फोर्स इनके रिवॉल्यूशन फोर्स के साथ में बैलेंस होता है, उतनी दूरी तक घूमते हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे मेन बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। इनके अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसमें ये ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी को छोड़ रहा होता है। और वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम ना तो एनर्जी मिले और ना ही एनर्जी को रिलीज करे, उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट का फिक्स नंबर होता है और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स जितने भी होते हैं इनका इनफाइनाइट नंबर होता है। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मानना कि केवल एक या दो या तीन शेल्स होंगे, इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स हो सकते हैं। एनर्जी शेल्स, हाँ ये एक नया शब्द है, लेकिन ये अलग नहीं है, ये वास्तव में ऑर्बिट है या वास्तव में ये शेल भी है, ये कोई नया शब्द है। इसके अलावा ये जो ऑर्बिट है इनमें इलेक्ट्रॉन किसी में भी रह सकता है, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट की एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। इस सबसे मेन बात इनके मॉडल की थी। और जिस समय ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर जंप कर जाएगा। इसको हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि मान लीजिए जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है और अब इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तो ये अपने से ऊपर वाले शेल में जंप कर जाता है और उसकी एनर्जी E2 है। तो हम ये मालूम कर सकते हैं इनके मॉडल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन ने वास्तव में कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली एनर्जी में जंप किया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल्स E2 माइनस E1। इस तरह से हम मैथमेटिकली एब्जॉर्ब एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनर्जी शेल्स हैं उनको भी पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं और उनको पर्टिकुलर मेथड से उनको डेजिग्नेट किया हुआ है और ये नंबर दिए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला जो शेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं K शेल, उससे अगले वाले को बोलते हैं L शेल, देन M N O P। इनको हम 1 2 3 4 5 इस तरह से भी मान सकते हैं, तो ये इनके नंबर होते हैं। और एक्चुअली अगर आप देखें तो यही आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी हैं। हमें आपको मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था? ये भी मिस्टर नील्स बोर ने ही दिया था। और आपको मालूम है कि पहले वाले शेल के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे के लिए 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरह से होती है। तो वास्तव में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हुआ करते हैं, हम इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी मानते हैं। और यहाँ पर हर किसी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं शेल में रह सकते हैं जिन शेल का एंगुलर मोमेंटम h/2π हुआ करता है।
इसका मतलब है कि इसकी जस्ट में ओमेगा की वैल्यू h/2 पाई होगी। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में ही लाई करेगा, उन्हीं में ही रिवॉल्व करेगा। जैसे कि पहले शेल के लिए ओमेगा इक्वल्स h/2 पाई होगा, दूसरे के इसकी वैल्यू 2h/2 पाई, एंड 3 के लिए 3h/2 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। यहाँ ओमेगा की वैल्यू होती है MBR, तो एक फॉर्मूला हमारा हो गया MBR इक्वल्स NH/2 पाई। तो इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है, वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी क्वांटम एनर्जी के बराबर ही उसकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी है, इसका एक फॉर्मूला जो दिया है एनर्जी का, En। n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल है, En इक्वल्स माइनस RH इन ब्रैकेट 1/n²। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर R की वैल्यू RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 × 10⁻18 होती है। इसको हम यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इनकी अचीवमेंट्स क्या है। जो मॉडल दिया गया है, इस मॉडल की अचीवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके लिए बोहर के जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ। उनका पहला अचीवमेंट था कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में है, तब तक ऊपर वाले शेल में जंप नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, तभी ये अपने लेवल से अपर लेवल पर जंप करता है, और वापस जब ये लौट रहा होता है अपने वापस स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो जितनी भी एनर्जी इसमें दी होती है उतनी एनर्जी को वापस रिलीज कर देता है। तो पहला तो ये हो गया, इसकी हेल्प से हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी ली थी और वो कितने ऊपर जंप किया था। सपोज अगर इसने 1 पॉइंट का एनर्जी दी है, तब ये एक शेल जंप करता है, एक ऑर्बिट को जंप करता है। अगर इसने 2 पॉइंट का एनर्जी दी है, तो ये 2 शेल जंप करता है एंड सो ऑन, और वापस लौटने पर ये इतनी ही एनर्जी को लूज करता है। तो हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं कि इसने कितने ऊपर जंप किया था और वापस लौट करके कितने टाइम में नीचे लौट गया। सेकेंड अचीवमेंट था कि इन्होंने जो बार्मर का फॉर्मूला था उसको भी प्रूव किया। जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था कि बोहर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था En इक्वल्स माइनस RH 1/n²। ओके, और हमको ये भी मालूम है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे के शेल से ऊपर की तरफ जंप करता है तो एनर्जी को लेता है, और जब वापस लौटता है तो उतनी ही एनर्जी को वो लूज भी कर देता है। तब हमने उसका फॉर्मूला देखा था डेल्टा E इक्वल्स E2 माइनस E1। ओके, अब हम यहाँ पर E2 और E1 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू होगी माइनस RH/n², माइनस RH/n1²। ओके, यहाँ पर हम जब इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है डेल्टा E इक्वल्स RH 1/n1² माइनस 1/n2²। और अगर हम RH की वैल्यू पुट करते हैं जो कि होती है 2.18 × 10⁻18, तो फिर हमारा नया फॉर्मूला आता है डेल्टा E इक्वल्स 2.18 × 10⁻18 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और बोहर की न्यूमेरिकल्स जितने आते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं एनर्जी से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद अगर हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले फाइंड करने हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा न्यू इक्वल्स डेल्टा E/h। जैसा कि आपको मालूम है हमारा फॉर्मूला था डेल्टा E इक्वल्स h न्यू, तो हम न्यू हो जाएगा हमारा डेल्टा E/h। डेल्टा E की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं और h की वैल्यू भी हम यहाँ लगा देते हैं। h यहाँ पर है हमारा प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। अगर हम इस पूरे को पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं तो हमारे न्यू का फॉर्मूला आता है न्यू इक्वल्स 3.29 × 10⁻15 1/n1² माइनस 1/n2² सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है, जिससे हम न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को निकाल सकते हैं। इसी के साथ
अगर हमें वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर होता है न्यू बार और इसका फॉर्मूला होता है न्यू अपॉन सी, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज को, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा फॉर्मूला आता है न्यू बार इक्वल्स 1.09677 into 10 to the power 7 1 upon n² minus 1 upon n2 square मीटर इनवर्स। इससे हम जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन फॉर्मूले से हम ये मालूम कर सकते हैं कि तब फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर क्या होगा जब किसी पर्टिकुलर शेल से किसी दूसरे पर्टिकुलर शेल में जंप किया है। मान लीजिए आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जाने के बाद फिर लौट के आता है, तो यहाँ n1 की वैल्यू होती है 1 और n2 की वैल्यू होगी 2। और अगर फर्स्ट से थर्ड और थर्ड से फर्स्ट में जंप किया है तो ऐसे में n1 तो फर्स्ट होगा लेकिन n2 की वैल्यू आपकी 3 हो जाती है। इनका तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था, इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पूरी तरह से बता दिया और इसके लिए इन्होंने बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन की थी, बहुत सारी वैल्यूज पुट की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फॉर्मूला यूज किया था En इक्वल्स माइनस 2π² k² m ऑफ इलेक्ट्रॉन e की पावर 4 z² अपॉन n² h²। यहाँ पर अलग अलग चीजें क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर k परमेबिलिटी कांस्टेंट है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और Z एटॉमिक नंबर है जो कि हाइड्रोजन के केस में 1 होता है। हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम हीलियम लेते तो यहाँ पर 2 हो जाती वैल्यू और लिथियम के केस में ये वैल्यू 3 होती है। और n² पर्टिकुलर शेल है जिसमें हम एनर्जी को काउंट कर रहे हैं। अगर हमारा फर्स्ट शेल है तो हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं, अगर हमें थर्ड शेल में देखनी है तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे एंड सो ऑन। और यहाँ पर h आपका वही प्लांक कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हालांकि इनकी हमको बहुत जरूरत नहीं पड़ती, हमें लास्ट फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए इस कैलकुलेशन का कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कि इतनी कैलकुलेशन कैसे याद आती, किस तरह समझा जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। इनको हम कभी यूज करते नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये वैल्यूज आती कहां से हैं केवल ये दिखाने के लिए मैंने आपको इतनी कैलकुलेशन की। और जब हम कैलकुलेट करते हैं En की वैल्यू जाएगी माइनस 2.178 into 10 to the power minus 18 upon n²। ये जूल पर एटम के लिए आती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू केवल एक एटम के लिए है। अगर हमें यही वैल्यू किलोजूल पर मोल यानी 1 मोल के लिए फाइंड करनी है तब इसकी वैल्यूज बदल जाएंगी और फिर हम कुछ और भी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले किलोजूल कन्वर्ट करने के लिए जूल को 10 to the power minus 3 चेंज हो जाएगा। दूसरा 1 मोल के लिए हमें कितना होता है 1 एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 upon n²। और इस तरह हमारी फाइनल वैल्यू आती है En equals माइनस 1312 अपॉन n² किलोजूल पर मोल। यहाँ पर सबसे खास बात, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं यानी पहले शेल की बात करते हैं तो फर्स्ट शेल में इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इतनी ही आ जाएगी क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तब पहले शेल की एनर्जी हाइड्रोजन की होगी माइनस 1312 किलोजूल पर मोल। आप चाहें तो इसको जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका फोर्थ अचीवमेंट था कि इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। जैसा कि हमें याद है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिस्टर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सारे एनर्जी लेवल बराबर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उसको भी एक्सप्लेन किया। इनके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई शेल जस्ट 4th शेल में जंप करता है तो 4th शेल में जंप करने का मतलब है जब वो लौटेगा जस्ट अपने स्टेशनरी शेल में लौट सकता है पहले वाले में, तब उसका एनर्जी लेवल अलग आएगा। हो सकता है वो जस्ट फर्स्ट में ना लौटे और वो पहले थर्ड में आए, थर्ड के बाद सेकंड में और सेकंड के बाद 1 में आए। इस तरह से उसके अलग अलग पाथ हो सकते हैं और जब उसके पाथ अलग अलग होंगे, अलग अलग उसके फॉरवर्ड जोन्स होंगे तो ऐसी कंडीशन में उसका स्पेक्ट्रल लाइन भी डिफरेंट होगी।
इस तरह से उन्होंने हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम था उसको भी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। इस तरह से आज हमने बोहर मॉडल को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। और अगले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को जितना भी एनर्जी होती है वो माइनस में क्यों होती है। ये भी हम आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।